अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो स्टूडेंट्स हम जो है आज के लेक्चर में एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक से आपको याद आया होगा कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन से आपको वर्ड याद आया होगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने जो है चैप्टर के स्टार्ट में हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस को डिस्कस किया था। तो इसमें क्या था कि एडियाबैटिक प्रोसेस में कि सिस्टम में जो है हीट ना ही एंटर होती है और ना ही सिस्टम से लीव करेगी, क्योंकि ये है कॉमन बात है कि जब सिस्टम में हीट एंटर ही नहीं होगी तो वो लीव कैसे करेगी, ठीक है। सो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते थे, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते थे। ये पॉइंट जो है आप अगर सोचें तो आपको याद आ जाएगा अपने प्रीवियस लेक्चर जो कि आप लोगों ने अच्छे से समझे हैं, ठीक है। सो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है कि इन विच नो हीट एंटर और लीव्स द सिस्टम, सो फॉर एवरी इन्फिनिटेसिमल चेंज इन अ प्रोसेस, तो आप क्या कहते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन जो हीट है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि हीट ही नहीं एंटर हुई और ना ही सिस्टम से लीव हुई है। तो उस वक्त क्यू जो है, हीट जो है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी जीरो के। तो इसको आप क्या कहते थे, इक्वेशन नंबर 1 कह लें, ठीक है। सो द मैथमेटिकल शेप ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम देखें तो वो क्या होगी, तो इक्वेशन जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाली जो इक्वेशन है वो चेंज होके आपको कैसे मिलेगी, आप उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो इक्वेशन आप लोगों ने मैथमेटिकल इक्वेशन आपने दी थी, दैट इज डी ई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये हमने डिस्कस की थी और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2, लेट्स सपोज हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ पार्शियल डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू जीरो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2, आपने क्या करनी है, इसकी वैल्यू जो है डेल्टा क्यू की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन से लेकर आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, इसको देख लेते हैं। तो ये क्या आ रही है, दैट इज डी ई इज इक्वल्स टू, आपने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट की तो ये क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो आप जीरो को यहाँ पर लिखें ना लिखें बात एक ही है, ठीक है। और आगे माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो गया। तो आपके पास जो है नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो चेंज होके यहाँ पर अब आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है वो ये बन गई, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन 2 जो है वो न्यू फॉर्म में जो आई वो ये आ गई है, ठीक है। इट मीन्स दैट देयर इज अ वर्क डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। इसका क्या मतलब है कि ये जो ई है ये इंटरनल एनर्जी है, आपको पता है। तो इंटरनल एनर्जी लगी है तो तब ही वर्क डन हुआ है। आप देख रहे हैं डब्ल्यू यहाँ पर शो हुआ, तो वर्क डन हुआ है एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी ई, ठीक है। सपोज दैट दिस वर्क डन इज ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। आप सपोज करें कि ये जो वर्क डन हुआ है ये गैस के एक्सपेंड होने की वजह से हुआ है, गैस की एक्सपेंशन की वजह से हुआ है, ठीक है। लेट्स डी वी बी द वेरी स्मॉल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपने जो है कांस्टेंट प्रेशर दिया, जब प्रेशर कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम में जो है आप जब वर्क डन हुआ है तो स्मॉल चेंज आया है, वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी वी से। डी कहते हैं ना स्मॉल चेंज को, ठीक है, और वी क्या है, वॉल्यूम में चेंज। तो वेरी स्मॉल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर जो है, वॉल्यूम में जो चेंज आया वो डी वी है। तो आप को पता है कि जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क आपने पढ़ा था कि वर्क डन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी किया है कि W जो है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, ठीक है। तो आप इसको लिखते थे W इज इक्वल्स टू पी डी वी। तो ये बात आपको यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि वो ये वहाँ से ही लिया गया है, ठीक है। तो ये वर्क डन जो है वो क्या हुआ, वर्क डन जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू पी डी वी। तो ये आपने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 3। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि जो डेल्टा क्यू है वो इक्वल था जीरो के, क्योंकि ये जो है एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें हीट जो होगी वो क्या होगी, जीरो के इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि हीट एंटर ना हुई, सिस्टम में एंटर ही नहीं हुई और ना ही लीव करेगी। फिर हमने इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो है इक्वेशन में हमने इसको जो है सब्सटीट्यूट किया, सॉरी पुट किया हमने। तो इसके अंदर जो है इसकी वैल्यू जीरो होगी और आपके पास नेक्स्ट ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो प्रेशर वॉल्यूम डब्ल्यू वर्क डन जो हुआ है वो एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी हुआ है, और उसमें उसके वर्क डन की वजह से जो है वो स्मॉल चेंज आया है वॉल्यूम में, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमने ये इक्वेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट की, जिसको हम कह रहे हैं डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी। तो ये 3 इक्वेशन हमने कंस्ट्रक्ट की। अब हम आते हैं बाय पुटिंग द इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि ये आपके पास जो सेकंड इक्वेशन आई थी, यानी कि इसको चेंज करने के बाद ये आई थी। तो आपने क्या की, इक्वेशन नंबर 3 को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आपने पुट की है, कहाँ से ली, इक्वेशन नंबर 3 से, जो कि
क्या है PdV। तो आपने इसमें पुट की वैल्यू, तो ये क्या आई आपके पास DE इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज, और आगे ये डेल्टा W की वैल्यू क्या है PdV, तो यहाँ से आपने ली PdV, यहाँ पर आपने पुट कर दी, तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से ये 4 इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 4 कंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ CV क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपको पता है जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है, इससे रिलेटेड भी मैंने आपको लेक्चर दिया हुआ है, ठीक है। सो CV के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो है ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और जिसको हम किस तरह से मेंशन करते हैं, जिसको स्टूडेंट्स हम मेंशन करते हैं CV इज इक्वल्स टू DE डिवाइडेड बाई DT, ठीक है। तो ये हमने मेंशन किया, इस तरह से हम इसको मेंशन करते थे, ठीक है। तो अब हम इससे DE निकालें, तो DE को आप इधर ही रखें, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो ये CV DT डिवाइड हो रहा है, तो उस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा, DE इज इक्वल्स टू CV DT, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 5, आप इसको जो है इक्वेशन नंबर 5 बना दें, ठीक है। सो अब आपने क्या किया, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 इन दोनों को कंपेयर करें, तो आपके पास जो है इक्वेशन नंबर 4 क्या है, आप देख रहे हैं कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 थी, ये भी DE है, ठीक है, ये भी DE है, जो कि क्या थी PdV माइनस PdV के इक्विवेलेंट थी, और ये आपके पास जो इक्वेशन नंबर 5 है वो भी क्या है, DE है, और वो इक्विवेलेंट है CVDT के। तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को, जो कि DE है दोनों साइड पे, तो आपने इनको क्या किया, कंपेयर किया इक्वेशन नंबर 4 को एंड इक्वेशन नंबर 5 को। तो कंपेयर करेंगे तो दोनों की वैल्यूज आप पुट करेंगे, जो कि क्या है CVDT, और एक साइड पे आपने लिख दिया माइनस PdV, तो ये आप इसको कह लें इक्वेशन नंबर 6। सो नाउ कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अब आप 1 मोल लें, तो 1 मोल क्या है, N इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और आपकी जो आइडियल गैस इक्वेशन है, जनरल गैस इक्वेशन जिसे आप कहते हैं, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। तो इसमें आप N की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, PV इज इक्वल्स टू RT। ये फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस जो है, अगर हम देखें तो ये इक्वेशन हम लिखते हैं PV इज इक्वल्स टू RT। अब यहाँ से आपने क्या किया कि प्रेशर को आप इधर ही रखेंगे, वॉल्यूम को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई और इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, P इज इक्वल्स टू RT डिवाइडेड बाई V। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर 6। अब आपने इस 6 इक्वेशन में इस जगह जो है प्रेशर की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि क्या है RT डिवाइडेड बाई V। तो आपने इस इक्वेशन को एज इट इज लिखा, दैट इज CVDT इज इक्वल्स टू माइनस P की जगह आपने वैल्यू पुट की, ये क्या है RTV, ठीक है, RTV, और फिर आगे DV एज इट इज आपने मेंशन कर दिया, और इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 7 तक आप लोगों ने को यहाँ तक पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब क्या हुआ, आप देखें तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 7 जो है, ये वाली जो 7th इक्वेशन है, ठीक है, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं आपके पास, 2 वेरिएबल्स हैं, एक आपके पास टेम्परेचर वेरिएबल है, और दूसरा क्या है, वॉल्यूम जो है वो वेरिएबल है, यानी कि ये वेरी कर रहा है। आप देख रहे हैं ये टेम्परेचर भी, ये DT है, ठीक है, चेंज आ रहा है इसमें, एंड इसी तरह जो है DV है, और वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है, दोनों में चेंज है, तो ये वेरिएबल है, ठीक है। जो चेंज हो रहा होता है तो वो वेरिएबल होता है, बाकी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। सो लेट अस सेपरेट द वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन एंड रीअरेंज एज फॉलोस। आपने क्या करना है, अब इनको वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना है और कांस्टेंट्स को एक साइड पे कर देना है, जो कि रूल है, ठीक है। आपको पता है कि हम ऐसे ही करते हैं कि वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं और कांस्टेंट्स को सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। सो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनी, CVDT डिवाइडेड बाई ये T जो है, आपने यहाँ से लेकर इस तरफ आ जाएंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन आई CVDT डिवाइड बाई T, और इसी तरह इज इक्वल्स टू माइनस R, क्योंकि T आप उस तरफ ले गए हैं, तो ये क्या बच गया RDV डिवाइडेड बाई V। तो ये इक्वेशन नंबर 8 जो है वो इस तरह से आपके पास कंस्ट्रक्ट हो गई है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप सपोज करें कि जो वॉल्यूम में जो गैस जो वॉल्यूम में चेंज आया, ठीक है, फ्रॉम V1 टू V2, ठीक है, जो वॉल्यूम स्टार्ट में था, इनिशियल वॉल्यूम वो V1 था, और वो चेंज होने के बाद जो वॉल्यूम जब एक्सपेंशन हुई है, ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई है गैस की, तो वो वॉल्यूम चेंज होकर V1 से V2 हो गया, ठीक है, और टेम्परेचर उस वक्त चेंज हो गए फ्रॉम T1 टू T2 हुआ, ठीक है। देन अबव इक्वेशन कैन बी इंटीग्रेटेड विद इन लिमिट्स। तो फिर आपने जो ये इक्वेशन थी, आपने उस इक्वेशन को लिमिट्स में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आपने फर्दर उसकी इंटीग्रेशन करनी है, और इसमें CV एंड R जो है वो कांस्टेंट है, आपको पता है ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, और R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। तो आप कांस्टेंट्स को, आपको पता है कि रूल है इंटीग्रेशन का कि कांस्टेंट्स को पहले लिख लिया जाता है, तो आपने क्या किया कि CV को कांस्टेंट को पहले ले आए, ठीक है, इंटीग्रेशन से के सिंबल से पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और R भी कांस्टेंट है, इसको भी आपने पहले लिख लिया, और बाकी आपने इसको इंटीग्रेट किया विद इन लिमिट्स। तो DT डिवाइड बाई T जो है, इसको इंटीग्रेट किया, टेम्परेचर जाहिर बात है यहाँ पर टेम्परेचर है, तो आपने T1 से T2 लेके गए, ये लोअर लिमिट होती है T1, और हायर लिमिट, अपर लिमिट जो है वो T2 है, ठीक है। इस तरह आपने इस इक्वेशन, इस साइड पे देखें इक्वेशन की,
तो आप देख रहे हैं कि आर कांस्टेंट है, आपने इसको पहले लिख लिया इंटीग्रेशन से, और ये जो लिमिट्स हैं डी वी डिवाइड बाई वी आपने लिखा, और फिर V1 to V2 ये लिमिट्स हैं, ये लोअर लिमिट है V1 और अपर लिमिट जो है वो V2 है, ठीक है। अब आपने क्या किया, नेक्स्ट आपने जो है इंटीग्रेशन अप्लाई की है इस पर, ठीक है। इंटीग्रेशन के अब इसकी की इंटीग्रेशन आपने, तो डी टी डिवाइड बाई टी, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये किसके इक्विवेलेंट है, डी टी डिवाइडेड बाई टी हो तो ये किसके इक्विवेलेंट है, नेचुरल लॉग टी के। इसी तरह मैं आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर डी वी डिवाइड बाई वी है तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, नेचुरल लॉग वी के। अगर इसी तरह डी ए डिवाइडेड बाई ए है तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, नेचुरल लॉग ए के, ठीक है। तो ये इस तरह से कोई भी आपके पास डी वी या डी टी डिवाइड बाई टी, ठीक है, तो आप जिसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फिर आपके पास नेचुरल लॉग में वो आएगी, ठीक है। नेचुरल लॉग टी, नेचुरल लॉग वी, नेचुरल लॉग ए, इस तरह से आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर डी टी डिवाइड बाई टी है, तो उसके लिहाज से आपने इसको इंटीग्रेट किया, तो ये इंटीग्रेशन का रूल है, तो ये क्या आ गया, नेचुरल लॉग टी आ गया। और लिमिट्स अभी आपने ओपन नहीं की, आपने बस इसको ऐसे ही लिख देना T1 और T2, ठीक है। अभी लिमिट्स को भी हम ओपन करेंगे। फिर इसी तरह आपने इस तरफ भी किया, तो डी वी डिवाइड बाई वी है, तो आपने इसको जब इंटीग्रेट किया तो ये क्या आया, नेचुरल लॉग वी, तो आपने पुट कर दिया नेचुरल लॉग वी, और V1 डिवाइड बाई V1 और V2 ये आपने लिमिट्स एज इट इज लिख दी। और आपने जो है अब ये सिंबल नहीं डालना क्योंकि आपने इंटीग्रेट कर लिया है, लेकिन आपने अभी लिमिट्स ओपन नहीं की, तो आपने इसीलिए लिमिट्स को यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट्स को ओपन करेंगे। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सी वी और नेचुरल लॉग टी है, ठीक है। तो अब आपने इसको, इससे पहले भी एक स्टेप में यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, सी वी नेचुरल लॉग टी है, ठीक है। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये क्या आपने किया, नेचुरल लॉग T2 माइनस नेचुरल लॉग T1, ये आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। ये इस तरह से आप लिख देंगे। इसी तरह माइनस आर, और यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, नेचुरल लॉग V2 माइनस नेचुरल लॉग V1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि नेचुरल लॉग दोनों में है, तो आपने क्या करना है कि एक दफ़ा ही नेचुरल लॉग लिख लेंगे, सी वी नेचुरल लॉग T2 डिवाइडेड बाई T1, क्योंकि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है कि माइनस में जो चीज़ होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो आपने क्या किया, नेचुरल लॉग T2 डिवाइडेड बाई T1 कर दिया, और इज इक्वल्स टू माइनस आर, और इस साइड पे भी ऐसे किया, नेचुरल लॉग V2 डिवाइडेड बाई V1, क्योंकि ये भी माइनस हो रही है, ठीक है। तो जो भी नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी के माइनस में जो चीज़ है वो डिवाइड हो जाएगी। सो आपने क्या लिख दिया, नेचुरल लॉग और V2 डिवाइडेड बाई V1 कर दिया। होप सो कि ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इक्वेशन इस तरह से कैसे बनी, ठीक है। सो सी वी नेचुरल लॉग T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू माइनस आर नेचुरल लॉग V2 डिवाइड बाई V1। इससे पहले जो एक स्टेप मिसिंग था वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। होप सो कि यहाँ तक जो है स्टूडेंट्स आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है आपने क्या किया, सी वी नेचुरल लॉग T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल्स टू आर। अब ये नेगेटिव में था, आपने इसको पॉजिटिव में पॉजिटिव बनाया, तो पॉजिटिव कैसे बनाया कि आपने इस इक्वेशन को उल्टा कर दिया, V2 डिवाइड बाई V1 के बजाय आपने इसको क्या किया, V1 डिवाइडेड बाई V2 किया, तो ये आपका जो नेगेटिव है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया आर नेचुरल लॉग V1 डिवाइड बाई V2, और इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। ये आप अपनी आसानी के लिए जो है इक्वेशंस बना देते हैं ताकि आपको जो है वो अगर वैल्यू वगैरह पुट करें तो उसमें आसानी हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 9 जो है यहाँ तक कंस्ट्रक्ट हो गई। Now this equation 9 is for 1 mole of an ideal gas, putting this value of R in equation number 9। अब आपने इस equation number 9 में जो R की वैल्यू है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी थी कि CV माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, ये हम लोगों ने एक जो है एक्सप्रेशन भी रिलेशनशिप भी डिराइव किया था कि आर जो है वो इक्विवेलेंट होता है सी पी माइनस सी वी के। तो आपने जस्ट इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट की है, आर की वैल्यू क्या है, सी पी माइनस सी वी, तो ये आपने पुट कर दी यहाँ पर। बाकी इक्वेशन को आपने एज इट इज़ जो है रखना है, एज इट इज़ आप देख रहे हैं सी वी नेचुरल लॉग T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल्स टू आर की जगह वैल्यू पुट की सी पी माइनस सी वी, और आगे एज इट इज़ नेचुरल लॉग V1 डिवाइड बाई V2 आपने मेंशन कर दिया। तो यहाँ तक जो है ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, उस इक्वेशन को सी वी से डिवाइड कर देना ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी जैसे कि आपने देखा कि ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि सी वी नेचुरल लॉग T2 डिवाइड बाई T1 है, तो सी वी से डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है। तो सी वी यहाँ पर भी डिवाइड हुआ, यहाँ पर भी डिवाइड हुआ, यहाँ पर भी डिवाइड हुआ, ठीक है। तो ये सी वी से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास 1 आ गया। तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनी होगी, नेचुरल लॉग T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल्स टू सी पी डिवाइड बाई सी वी माइनस 1 नेचुरल लॉग V1 डिवाइड बाई V2। तो ये आप देख रहे हैं कि आपके पास इक्वेशन बनी थी, इससे अभी जो हमने सी वी की वैल्यू सी वी से डिवाइड किया था, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, नेचुरल लॉग T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल्स टू सी पी डिवाइड बाई सी वी माइनस 1 और नेचुरल लॉग V1 डिवाइड बाई V2, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ तक आ गई। अब नेक्स्ट देखें तो सी पी डिवाइड बाई सी वी, ये क्या है, रेशो है बिटवीन टू हीट कैपेसिटीज, ठीक है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी वी है, ठीक है। सो दैट इज मोस्टली रिप्रेजेंटेड बाय
तो स्टूडेंट्स इसको आप कहते हैं गैमा, ठीक है, ये गैमा है आपका, ठीक है। तो गैमा टाइप सिंबल है, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया गैमा, एज इट इज़ आपने लिखा नेचुरल लॉग T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल्स टू गैमा -1, क्योंकि ये मैंने आपको कहा कि ये जो है CP डिवाइड बाई CV2 जो हीट कैपेसिटीज़ है उनकी रेशियो है, जिसको आपने इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आगे एज इट इज़ आपने मेंशन किया -1 नेचुरल लॉग V1 डिवाइड बाई V2। नाउ रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन कीपिंग इन व्यू द रूल ऑफ लॉग, आपने रूल ऑफ लॉग को जो है माइंड में रखना है और उस तरह से उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट आपने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है, ठीक है। और आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, नेचुरल लॉग T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग, और आपको पता है कि लॉ की प्रॉपर्टी है कि जो आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पावर बन जाती है, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू है इससे पहले जो पहली वैल्यू लिखी जाती है तो वो पावर बन जाती है, तो आपने इसे लिख दिया नेचुरल लॉग V1 डिवाइड बाई V2 और आर नहीं मीन्स गैमा -1, ठीक है। आर टाइप सिंबल है लेकिन इसको ज़रा सा बड़ा लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है ज़रा सा ये इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है, सिंबल को। तो ये हर जगह इस तरह से ज़रा सा इसको आप बड़ा सा मेंशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपने सिंपल मेंशन किया। नेक्स्ट टेकिंग एंटी लॉग ऑफ दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, अब आपने इसका एंटी लॉग लिया तो नेचुरल लॉग है, ठीक है। तो नेचुरल लॉग का एंटी लॉग जब आप लेते हैं, ठीक है, नेचुरल लॉग है उसका एंटी लॉग लिया तो ये एंटी लॉग और नेचुरल लॉग एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये जब कैंसिल करते हैं इस साइड पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल्स टू V1 डिवाइड बाई V2 गैमा -1, ये आपने एज इट इज मेंशन कर दिया, बाकी ये नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन में आपने क्या किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो कि क्या है T1 ये उधर जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। T1 V1 इज इक्वल्स टू T2 V2, ठीक है, गैमा -1 दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। T1 V1 गैमा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 गैमा -1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया आपने, जो है अगर आप जनरल लें तो T और V दोनों क्या हो जाएंगे, TV गैमा -1, आप इस तरह से इसको कॉमन कर लें, ठीक है, और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इज इक्विवेलेंट टू कांस्टेंट। तो ये आपके पास जो है फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये आपने स्टूडेंट्स इक्वेशन जो है वो डिराइव की और हमने देखा कि किस तरह से जो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है गैस की, आइडियल गैस की। और स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में जो है ये भी देखा कि जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आपने पढ़ा कि हीट कैपेसिटीज़ जो है जो हीट है वो ना ही सिस्टम में एंटर होगी ना ही वो सिस्टम से लीव करेगी। तो इस तरह से जो है Q की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपने बाकी जो है अपनी फर्दर इक्वेशन को डिराइव किया और हमने जो है जो वर्क डन हुआ, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, और उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेंशन हुई है, ठीक है, और वो किसके एक्सपेंस पे हुई है, इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे हुई। तो इसको आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। तो होप सो कि स्टूडेंट्स यहाँ तक जो आपको लेक्चर है वो कम्प्लीटली समझ आ गए होंगे। और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।